कब क्यों कर रहे हैं? तो यार क्यों कर रहे अभी तक हुआ वो लेंथ वाला क्वेश्चन का फोटो निकालो, उसमें कंडीशन नहीं पड़ी थी अपन ने कि यू इज लेस देन एफ। एक मिनट हाँ तो किया नहीं ना, फिर बोला ना तो वो इसलिए अपना क्लास में सॉल्व करते समय बी पॉजिटिव आ गया था, बल्कि बी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए ना, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में होता है तब इमेज क्या बनती है, जल्दी बोलो, जब ऑब्जेक्ट एफ और ओ के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है, मैग्नीफाइड बनती है ना बड़ी। तो इसका मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए था ना बी का आंसर। दोनों पार्ट को भाई इतना काटने के बाद वापस जोड़ दिए थे उसको, यहाँ तक कटे थे, फिर वापस क्या कर दिए, और अब वो दो डिफरेंट लेंस हो गए। तो जो सोर्स ऑफ लाइट एक्सप्लिसिट यहाँ पर है, अब देखो डायग्राम में उसमें U लेस देन F लिखा है, वो ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि ऊपर लैंग्वेज में क्या लिखा है, इट इज प्लेस्ड इन द फोकल प्लेन। अपन लैंग्वेज पढ़े ना, फोकल प्लेन नहीं नियर फोकल प्लेन में इतना ही बोला है। In between the focal plane and the component length. लिखा था उसमें, तो अपन से नियर फोकल प्लेन पढ़ के छोड़ दिए।
u लेस देन एफ ए तय हो गया, डायग्राम में दिख रहा है। तो इसका मतलब इसकी इमेज का बनना चाहिए सेम साइड में। तो दोनों लेंस के पार्ट से इमेज की लेंथ बनानी है। और अब उनको जोड़ा है और ओरिजिनल एक्सिस तो उन पार्ट की वही रहेगी ना। तो इसका मतलब यहाँ पर इतनी लेंथ का t/2 लेंथ का क्या बना दो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट। इस वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, t/2 लेंथ है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की लेंथ t/2। तो अब पता करो इमेज की लेंथ क्या हो। तो इमेज की लेंथ निकालने के लिए फंडा क्या लगा दो, I/O इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगा दो, f तो अभी भी स्टिल वही f रहेगी जो पहले थी, f अपॉन लेंस के लिए f प्लस यू होता है और u की वैल्यू नहीं, u की वैल्यू नेगेटिव, तो f माइनस u। अरे u की वैल्यू नेगेटिव रखाएगी ना इस में। तो यानी I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसके लिए एक इमेज बनी S1, इस नीचे वाले पार्ट के लिए भी एक इमेज बनी। तो ये दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेस के बन गए, एक सोर्स से दो सोर्स क्रिएट कर, इस लेंस की एक इमेज, इस लेंस की एक इमेज। वो देखो डायग्राम में दिया है। तो ये दो कौन हो गए, लाइट कोहेरेंट सोर्सेस। तो इनके बीच का डिस्टेंस कौन हो गया, कोहेरेंट सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कहलाता है t। और स्क्रीन जो रखी थी वो लेंस से कितने डिस्टेंस पे है, L। तो इसका मतलब स्लिट से कितना डिस्टेंस हो जाएगा, अरे ये इमेज डिस्टेंस v प्लस L। यानी अब क्या निकालें इसका पहले, तो इमेज डिस्टेंस निकालो, 1 अपॉन प्लस f, 1 अपॉन b माइनस 1 अपॉन माइनस u, माइनस माइनस प्लस इधर आकर, यानी u माइनस f अपॉन uf इक्वल टू 1 अपॉन b, यानी b इक्वल टू कितना आया। अब देखो यहाँ पे भी जल्दी में गलती होती है, बल्कि इसी गड़बड़ एक बार मिरर में भी हुई थी, मैंने कहा उसमें भी कहा था कि ध्यान रखना अगर फॉर्मूला सॉल्व होके आ रहा है आंसर किसी चीज का, तो वो तो साइन कन्वेंशन के साथ आना चाहिए ना। तो ये भी कैसी होना चाहिए, तो माइनस साइन पहले कॉमन लेके बना दे, फिर जो बचेगा वो लेंथ कहलाएगा ना। तो वो जो माइनस साइन कॉमन है ना, तभी तो बचेगा वो मैग्नीट्यूड माइनस एफ यू अपॉन, बिकॉज यू इज लेस देन एफ ना, यानी ये लेंथ है। नहीं आया, अरे जल्दी जल्दी में क्या होता, V में L जोड़ना था कैपिटल D पता करने के लिए, V में F जोड़ना था कैपिटल L पता करने के लिए। अब जल्दी जल्दी में ये भी जोड़ देते हैं L में, तो वो जुड़ाया नहीं, वो घट गया ना फिर L में से। ये कॉमन मिस्टेक होती है, मिरर में भी थी कि किसी कॉलम में फोकल लेंथ का आंसर कुछ आता है पर वो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ तो नेगेटिव होना चाहिए थी ना, देखिए आया। तो यानी मैं L में बोलो क्या जोड़ूं, ये जोड़ूं कि ये जोड़ूं, ये माइनस साइन से क्या बता रहा है, नेचर है, डिस्टेंस इतना है ना। तो यानी कैपिटल D की वैल्यू कितनी हो गई, L प्लस B, यानी L प्लस एफ यू अपॉन, चलिए कैपिटल D आ गया, स्मॉल d कितना हो गया, इसका डबल, स्मॉल d इज TF अपॉन, स्मॉल d है कैपिटल D है, तो फ्रिंज बिट जो बनेगी, अब ये दो सोर्स हो गए, दो स्लिट, बाकी तो स्क्रीन वाला फंडा ही है। तो जैसा भी होगा इंटरफेरेंस पैटर्न स्क्रीन पे बनेगा, दो स्लिट बन गई है। इन दो सोर्सेस से जाने वाली रेज का हमेशा फ्रिंज बिट का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा d अपॉन, यानी लैम्डा into L plus FU upon X minus U upon D, बोले तो TF upon, ये है करेक्ट आंसर। और वो तुम्हारे ऑप्शन के चार आंसर तब आएंगे जब उसमें आप कंडीशन लोगे, एजम्पशन। कौन सा एजम्पशन, U is much much less than F। अब करो उसको निगलेक्ट करके, तो बताओ क्या आ रहा है फिर फॉर्मेट। ये सब नहीं सोचना कि नेक्स्ट को लोड किया, इसको वो भी वापस लोड इवन लेफ्ट किया।
दो इमेज एक ऊपर वाले पार्ट से बनी, एक नीचे वाले पार्ट से है, तो वो तो डिफरेंट लेंथ थी ना। जोड़ा नहीं, बस कांटेक्ट में रखा है। कांटेक्ट में रखा है, तो एक उस पर वाले पार्ट से बनी इमेज और एक नीचे वाले पार्ट से। अगर कट नहीं होता तो वो एक ही लेंस कहलाता है, फिर मैं एक ही इमेज बनाता। अगर मैं 4 पार्ट काट के एक के ऊपर एक रख दूं वापस से, सब कुछ जोड़ कर, तो फिर एक ही सोर्स की वो 4 इमेज नहीं आई। वही डी निकालना पड़ेगा ना, डी निकल है ना। अरे वो डी गलत छप गया था, यहाँ तक होता है, यहाँ तक होगा ना। अरे ये डी अपने फॉर्मूले का डी, जनरल डी बाई। अरे पहले सॉल्व तो करो, आंसर आ रहा है कि इसको यू छोटा करो, नेगलेक्ट करके आगे बढ़ाओ, एल्सियम लेके सॉल्व करो। कौन सा आंसर आ रहा है देखो, चेक करो। सेकंड ऑप्शन आपका ऑप्शन नहीं ना, एक भी ऑप्शन फिट नहीं होगा ना। और बीबी कैसे आनी चाहिए थी, नेगेटिव, इससे नेगेटिव बने। सोर्स की जो लाइट गई है बेटा यहाँ से, सोर्स की लाइट S1 की जो लाइट आगे बढ़ी है उसको प्रोड्यूस करके जो इमेज बन रही है। अरे एक मिनट, सबको फिलिंग है कि नहीं कॉलम की, इधर देखो सब, सोर्स एक ही है, इस सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो इससे रिफ्लेक्ट होकर आगे स्क्रीन पे जाएगी।
और इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद आगे स्क्रीन पे जब जाएगी तो हम मिल रही प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट करेगी क्या? नहीं, वो ऐसी करेगी कि पीछे प्रोड्यूस करने पे यहाँ से आती हुई दिख रही, टेस्ट से नहीं। अरे वो इमेज है। अरे अगर आप ऐसे रखते यहाँ पर एफ लिखते और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनती? यहाँ बनती ना। तो कैसे होती है उसकी इमेज? पीछे यहाँ से आती नहीं दिखती ना फिर वो। ये तो जैसे डायवर्स जाती है, पर यहाँ से आती हुई दिखती है इस पॉइंट पे। तो क्या फिर सोर्स ये रहा क्या? इस रे के लिए सोर्स कौन हो गया? ये हुआ। इसके बाद एक कोहेरेंट सोर्स बन रहा है इमेज में। ये है फिगर। ऐसा थोड़ी कि S1 और S2 से भी कोई रे आ रही है। S1 S2 से कोई सोर्स नहीं हो। S1 S2 के रे है कौन सी? जो S से निकली। हाँ बोल, क्या बोला था? सर जो मतलब कि डी दिया है उसके टर्म में आंसर आ रहा है और ऑप्शन में और सेकंड ऑप्शन में नहीं आ रहा है सर इससे। उन लोग ने डी दिया है जो फिगर में दिया है वो का डी एस तक दिया उन्होंने। तो वो डी भी कहाँ यूज हुआ इस वाला? वो आंसर के लिए आ रहा है। आंसर एल प्लस यू है तो वो डी के फॉर्म में बोल सकते हैं। आंसर में डी का यूज ही कहाँ हुआ? फाइनल आंसर आ रहा है लैम्डा बाई टी एल प्लस यू का ब्रैकेट। तो एल प्लस यू को डी लिख दीजिए। तो डी में भी कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन गलत है, मतलब बस ये करेक्ट है, ये इज करेक्ट। अब इसको कंडीशन डाल दो कि यू इज वेरी स्मॉल, तो यू को जैसे निग्लेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा ये आंसर? लैम्डा इनटू एल प्लस यू। अरे यहाँ से यू निग्लेक्ट किया, फिर एफ सेव कट गया अपॉन टी। यहाँ से भी यू कट गया, निग्लेक्ट, एफ सेव कट गया। अब उनके डायग्राम में एल प्लस यू जो है वो डी है, तो उसके हिसाब से अगर डी लिखता हूं तो मैं लेम्डा डी बाय टी आंसर होना चाहिए था, जो किसी का ऑप्शन में है नहीं। नहीं आई। तो यहाँ ये करेक्ट है मोस्ट, उसके बाद ये तीनों फॉर्मेट करेक्ट। तो लेम्डा इंटू एफ और टी नीचे नहीं, ये कोई लेंस के लिए ना तो ये इमेज स्पेस है, कुछ भी नहीं है। ये तो बस रिफ्लेक्ट होके जो आगे बढ़ी थी उसको इंटरफेयर करवाया था। इसका लेंस के साथ कोई संबंध नहीं है। उनके डायग्राम के साथ जाएंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि लेम्डा डी अपॉन टी, जिस जो डी उन्होंने दिया है उसके हिसाब से कोई दिक्कत? चलो कहाँ पर है अपनी गाड़ी? क्या किसी एक स्लिट के आगे ग्लास स्लिप रख दी अपन ने? दोनों स्लिट के आगे भी रख दी है और हो गए। उसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी का पार्ट बनाया था अपन ने स्लिट रखने के बाद, ग्लास स्लिप रखने के बाद। उसका नंबर है केस नंबर 7 और है 7 के बाद ओपन किया गया अभी तक नहीं ना? हाँ वो शायद कॉलम का आकर के अधूरे रह गया था। 7 में आपने 3 पार्ट लिखे हैं, अब चौथा पार्ट लिखो उसका। केस नंबर 7 का चौथा पार्ट।
Number 7, part 4, resultant intensity. Resultant intensity. Resultant intensity. तो दोनों स्लिट में से निकलने वाली इंटेंसिटी तो सेम है, राय नॉट। फिर उसका अपन ने स्क्रीन पे एक जनरल पॉइंट P के लिए सॉल्यूशन किया, इस पे रखी T1 μ1, इस पे रखी अरे T2 μ2, अगर किसी एक ही जगह रखी होगी तो एक ही लेना है। तो इसमें पीछे के पॉइंट देखकर बताओ दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस का फॉर्मेट क्या बना था हमारा? YD by D माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू T2। चेक करो क्या ऐसा लिखा है? अरे दोनों जगह स्लैब रख लीजिए आप। पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कैसे आती है याद है ना? अरे 300 में फिर ये पहले लिखा होगा, ये बाद में लिखा होगा। और चूंकि जनरली मैं 1 को पहले लेना चाहता हूँ तो फिर मैंने 1 पहले कर लिया माइनस साइन लेकर। नहीं आया, अरे लिखा है ठीक। तो ये है हमारा पार्ट डिफरेंस। अब याद करके बताओ चार्ट में रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? R रिजल्टेंट 4I0 cos स्क्वायर पाई बाय, अरे याद है। तो इसमें जरूरत पड़ेगी किसकी? फाई की, तब आएगा रिजल्टेंट। तो फाई कहां से आएगा? डेल्टा एक्स। फाई का फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू ये वाले डाल देंगे, बाय डी बाय डी माइनस μ1 माइनस 1 इंटू T1 माइनस μ2 माइनस 1 इंटू T2, पूरा ब्रैकेट क्लोज। ये फाइव उठा के फिर यहां डालना, तब आएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का वैल्यू। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। जैसे अपन कॉलम कि वो फाइव के अंदर के किसी डाटा को निकलवाएंगे, या मिनिमम या मैक्सिमम या फिर बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल के नाम से क्वेश्चन। तो क्या करेंगे फिर? जब अपन रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो वैल्यू दी होगी यहाँ पुट करेंगे, काटापिटी होगी, तो cos स्क्वायर के इक्वल टू में कुछ आंसर आएगा। मान लो cos स्क्वायर के इक्वल टू में आंसर आया सपोज 1/2। अब इसको सॉल्व क्या करोगे, कैसे करोगे? रूट लोगे, प्लस और माइनस दोनों वैल्यू। अब जो प्रिंसिपल वैल्यू आप निकालते थे मैथ से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, वैसे निकालना सारी। बोलो क्या क्या आएंगे आंसर? 5/2 के 5/4, 3/4, 5/4। तो सब 2-4 वैल्यू लेके सॉल्व करना। फिर 5 के अंदर की किसी टर्म को निकलवाने वाले हैं, उससे चारों आंसर में देखना भी सबसे कम वैल्यू कौन सी है, वो मिनिमम के लिए। में कॉलम करके दिखाता हूँ और पैटर्न समझ में क्या करोगे? cos स्क्वायर लेकर प्लस और माइनस दोनों लेकर उसकी सारी पॉसिबल, फिर एक एक करके सबका सॉल्व करके देखेंगे कौन सा वैल्यू हमारे कॉलम को मैच करता है। चल गए, तो पहले थ्योरी लिख दो ये वाली। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने के लिए हर जगह ये यूज करेंगे। और फिर निकालो अपना मॉड्यूल, कौन सा ड्यूल? मॉड्यूल मॉड्यूल है किसी के पास?
चलो एक फोटो आया जिनके पास मॉड्यूल है पेज 137 पर क्वेश्चन नंबर 45, 48 अच्छा ले चुके क्या लास्ट टाइम? 45, 49 हो गया। 44 भी होगा। तो इसका मतलब ये 45 पे थ्योरी यूज कर चुके हैं फिर आपस इसके बगैर कैसे क्या 45? नहीं सर आप डेल्टा का नहीं इंटेंसिटी का क्वेश्चन है ना वो तो अरे 45 में इंटेंसिटी है ना 75% जाती इंटेंसिटी ऐसा लिखा है √I1 + √I2 वाले से यार वाईडी इसी में तो वो नहीं लगेगा √I2 अच्छा ऐसा करो कर लिया तो वापस करके दिखाओ 45 नहीं वापस 45 नहीं हाँ फिर भी कहो अरे मजा आ गया थ्योरी बन गई इसको करना है इसके थ्रू करना 45 और 2 क्वेश्चन दिए 48 2 क्वेश्चन इस थ्योरी में बेस्ड है बराबर पढ़ना वैसे दोनों इजी कर दिए उन्होंने क्योंकि किसी और पॉइंट पे ना बोल के कहाँ बोले उन्होंने सेंटर पे तो सेंटर पे जाके y की वैल्यू क्या रख दोगे अरे 0 थोड़ा इजी हो जाएगा
All well. पूछा कुछ और था, वो जवाब क्या होता है तभी था। सर पूछा कुछ और था। अरे आया ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब ये सेंटर, तो सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी बन गई, वो स्लैब रख देने के बाद एक ही जगह स्लैब रखी बस, वो स्लैब रखने के बाद इंटेंसिटी बिकम 75%। अरे एक्सचेंज जो लगे आगे तो बस ठीक है ना, दूसरा डाटा जीरो कर देंगे, क्या रखेंगे बस। नहीं आया तो क्या हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस। पहले पार्ट डिफरेंस पता कर लो। डेल्टा एक्स इक्वल टू सेंटर पे y की वैल्यू 0, तो क्या बचेगा माइनस 1.5 माइनस 1 1/2 इंटू t। अरे बचेगा नहीं समझ में आई? तो फिर बोलो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्ब्डा इंटू पार्ट डिफरेंस माइनस 3/2 यानी माइनस 2 पाई टी, सॉरी 2 भी कर गया, माइनस पाई टी बाय लैम्ब्डा। अरे ये आ गया फेज डिफरेंस। तो बोलो इंटेंसिटी का फॉर्मूला I रिजल्टेंट इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर, cos के अंदर नेगेटिव एंगल जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, यानी पाई टी बाय लैम्ब्डा। कितनी करनी इंटेंसिटी, अच्छा अब प्रीवियस मतलब कौन है प्रीवियस, सुनो प्रीवियस मतलब बिना ग्लास लेवल, तो बिना फिल्म लगाए सेंटर पे कितनी इंटेंसिटी होती है, अरे 4I0 सेंटर पे 50 होता है ना, cos 0 1, तो सेंटर पे पहले कितनी इंटेंसिटी थी 4I0, अब कितनी हो जाना चाहिए 75%, मतलब 3/4 और 4I0 अगर 2 क्या हुआ बेटा, हाँ 2/2 ये 2 से 2 कर गया ना बेटा, अच्छा फाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो फाई का वैल्यू में अपॉन में 2 आ, ठीक। तो 4I0 तो यानी cos की वैल्यू क्या आ गई, पाई टी बाय 2 लैम्ब्डा इक्वल टू प्लस माइनस √3/2। अब बोलो पॉसिबल वैल्यूज, पाई टी बाय 2 लैम्ब्डा सबसे पहले लूंगा पाई बाय कितना 30 पाई बाय 6, तो यानी पाई गया 2 3 यानी t1 की वैल्यू क्या आएगी, अरे लैम्ब्डा बाय 3, लैम्ब्डा कितनी दी है इसमें 6000, तो यानी 2000 इंटू 10 पावर यानी 0.2 माइक्रोमीटर। अरे पहली वैल्यू आएगी, नहीं समझ में आया, दूसरी वैल्यू बोलो, पाई t2 अपॉन 2 लैम्ब्डा इक्वल टू 5 पाई बाय 6, यानी कुछ नहीं इसी में 5 का मल्टीप्लाई होगा बस, तो 0.2 इंटू 5 यानी t2 की वैल्यू आ जाएगी 1 माइक्रोमीटर। और बोलो पाई t3 अपॉन 2 लैम्ब्डा, अगला एंगल बोलो 7 पाई बाय 6, तो इसका मतलब 7 से मल्टीप्लाई होगा इसमें,
यानी 1.4 माइक्रोमीटर। एक और बोल दो, पाई T4/2 लैम्बडा। 7 के बाद 9 नहीं आए। अब जब इसमें तो सिमेट्री हो जाएगी। अरे एंगल ढूंढते आते हैं ना, अब बोलो क्या आएंगे एंगल। 7 के बाद 9 पाई/4 नहीं आता क्या? हाँ सीधे 11 पक्का, तो कर दो। तो 11 पाई/6, यानी 0.2 में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो T4 कितना हो जाएगा? 2.2 माइक्रोमीटर। चलो अब चेक करो, क्वेश्चन क्या था? द थिकनेस ऑफ द फिल्म कैन नॉट बी पूछा था। अरे कैन नॉट बी पूछा है सर, तो 0.2 इज पॉसिबल, 1 इज पॉसिबल, 1.4 इज पॉसिबल। उसके बाद आती थी 2.2, पर उन लोगों ने क्या लिख दी है? दैट इज नॉट पॉसिबल। अरे समझा? नहीं समझ में आया क्या हो? तो वो वाला भी कर दो 48 सेम वे। इधर आई नॉट क्या होता है? फोर्स का नहीं S1 S2 स्प्लिट पर आने वाली इंटेंसिटी। सोर्स तो कहीं और है बेटा, वहां से आई नॉट चली होगी तभी आना ना कुछ ही। मतलब अपन न्यू बोलेंगे, न्यूमेरिकल में हो सकता है अभी कुछ न्यूमेरिकल में स्लिट पे पहुंचने वाली इंटेंसिटी भी वेरी करवा है किसी न्यूमेरिकल में, तो फिर वहां से उसकी यहाँ तक कितनी इंटेंसिटी पहुंची वो निकालेंगे, उसका नाम I1 रखेंगे, इसका नाम I2। फिर फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, फिर वो I1 + I2 + 2√I1 I2 वाला है। वो तो जनरली बाइडीज एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट्स की इंटेंसिटी क्या होती है? सेम। शायद तुम्हारी क्लास में वाला कौन सी क्लास में वाला जहां पर सोर्स पे अलग इंटेंसिटी आई थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या सर्कुलर रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन दोनों स्लिट की रेडियस थी। तुम्हारी क्लास में हुआ कि कहाँ हुआ है? मेन जो हुआ शायद मैंने आज कौन सी थी? B6 B3 या तो ये अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे मॉडल में क्यों किए? That's good question. देखो फॉरवर्ड करता हूँ। चेक करो तुम्हारे इसमें है कि नहीं ये क्वेश्चन। अभी जो मैंने फोटो भेजा है एक्सरसाइज 4 है मेंस की बुकलेट का, उसमें 3rd क्वेश्चन। अभी जो फोटो भेजा उसमें 3rd, ये तुम्हारी बुकलेट में नहीं है क्वेश्चन, मेंस वालों की कोई जान ले रहे थे वो, वहां तो मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करा के आया हूँ। उनकी बुकलेट का है। जो फोटो अभी आया है ना उसका 3rd। बड़ा आनंद आया तो बाबू क्वेश्चन को पढ़ा, ये लेवल तो अपनी बुक में होना चाहिए ना।
इंटेंसिटी पावर का संबंध क्या है? दो तीन बार समझा चुका। इंटेंसिटी एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड पर हिट सरफेस एरिया। बाहर निकल, बाहर निकल, या फिर निकल जाना है, ऊपर जाके बैठे पड़ेगा। हाँ निकल, चल कुछ लेके जा अपना। परम बाबू बस रहेगा फालतू, मत फालतू कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आई डोंट नो। क्या है? थोड़ी तो अकल होना चाहिए। बोले भाई मुझे तो रहा क्या करूँ, तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं। क्यों कर रहे हो बेटा इंटेंशन? क्या हुआ था? राइट फ्रॉम बिगिनिंग चल रहा था, मैं अवॉइड कर रहा हूँ, मैं अवॉइड किया जा रहा हूँ, फिर अवॉइड किया, फिर अवॉइड किया। पर हम आपको सोच रहे हैं कि हाँ मजा आ रहा है, हम तो कर रहे हैं बात। मेरे अवॉइडेंस को आप क्या मान के चल रहे थे कि हाँ हम तो सब कर सकते हैं। क्या समझ रहे इस क्लास से? फिर की क्लास हम कुछ भी करेंगे। हाँ कोई तो हो रहा था, या तो जस्टिफाई करो कि नहीं कर रहे थे। करो जस्टिफाई, नहीं कर रहे थे। हाँ तो क्यों? कौन बोलता है? नकली क्लास बना दी। क्यों भी कर रहा है बेटा? पीछे वाला क्या नाम है इसका? बेटा अपनी ताकत को बनाए रखो, बेवजह मत बिखरो इधर उधर। अपनी वैल्यू पहचानो। जब आपको इस बात पे भी हंसी आ रही है, मतलब आपको पता नहीं कि आपकी वैल्यू है, मालूम है कि नहीं? मैंने देखा है आप बार बार इन्वॉल्व होते हैं। अपनी खुद की वैल्यू पहचान रहे हैं आप। कहाँ इसको तो आदत है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं, पर जब दूसरा कोई इन्वॉल्व होता है उसके साथ तब फिर चिढ़ाते। और तुम लोग अभी उस दिन वहां गए थे अंदर ऑफिस में भी, तो 12 उसको बोले थे कि नहीं तुम क्या हो यार, तो उसको आदत है, हम छोड़ देंगे वो अगर वो अकेला कर रहा हो। कि मैं ही उसको पकड़ा, मतलब मैं ही चिढ़ रहा इस बात से। प्रतीक सर चिढ़ क्यों नहीं सकते थे इस बात से? बताओ, वो मालिक है, वो तो चिढ़ नहीं सकते थे, और उन्होंने इंडायरेक्ट चिढ़ के बताया था बार बार। वो क्या इंडायरेक्ट करिए था, मैं डायरेक्ट करता हूँ। बार बार करा था, पर उसको आदत है, शायद उसको प्रॉब्लम है उस चीज की, वो किसी के भी सामने जाएगा ऐसे करेगा। पर क्या आप सबको भी आदत है ऐसा तो मैं मान लेता? उसके साथ बह रहे हो, मजा आता है सर, और अच्छी प्रॉब्लम चल रही है तो भी अपन कर सकते हैं कुछ। हाँ क्या
एक बार रेशियो मिल जाए दोनों स्प्लिट के इंटेंसिटी का, तो फिर वो फटाफट हो जाएगा फिर। वो जो इंटेंसिटी उन्होंने दी है वो स्प्लिट कैसे होगी? नहीं बन जाएगा। तो ये पहले थ्योरी समझ लो, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। अभी समझाना चाहते हैं पगले का हंस रहे और ये भी इन्वॉल्व हो गया, वो भी इन्वॉल्व हो गया। मैंने क्या समझा किसको रहा हूँ, मेरा तो ध्यान इधर ही जाता है लिखते समय से। क्या सॉरी बेटा, आपको ही पता है कि क्यों ऐसा कर रहे हो यार, क्या दिक्कत है। अरे गर्ल्स भी ये सब क्या, तो क्या नाम है तुम्हारा, जुबी। कुछ तो है ना जो इंटेंशनली होता है पहले। मेरे पढ़ाते समय कोई कैसे कर सकता है, आई डोंट नो। मेरी क्लास ऐसी नहीं होती थी कभी भी किसी से। इवन मेरे सारे बच्चे तक शांत हो जाते हैं जिनके बारे में सब लोग नाम रखते हैं यहाँ पर कि ये इतने मस्ती हो रहे, इतने मस्ती हो रहे। मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं कितनों को निकालता हूँ, कितनों के मोबाइल जब्त कर लिए मैंने। सब फैकल्टी बोलते हैं वहाँ, पर मैं बोलता हूँ यार मेरी क्लास में कोई नहीं करता है। तुम लोग कौन सी मिट्टी हो? कहीं तुम लोग अपने आप को ऐसा समझ लो कि हम एडवांस बेचता हूँ, हमारा लेवल ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी कैन डू एनीथिंग। पढ़ते समय मजाक कर लेंगे हम, क्योंकि मेरे मेन बेच में कोई नहीं करता। अरे इवन जो मस्तीखोर बच्चे हैं ना, वो भी हेड डाउन करके सो जाते हैं, पर मस्ती नहीं करते, फिर इंतजार करते हैं मिल जाने का। उसके बाद दूसरे लेक्चर में मैंने देखा उनका वीडियो भी, दूसरे लेक्चर में फिर शुरू होता है उनका कार्यक्रम मस्ती वाला। आप अगर ऐसे कर रहे हो मेरे लेक्चर में, तो इसका मतलब यू वांट कि भाई वी डोंट नीड दिस। नहीं तो इंटेंशन कैसे करोगे? धोखाधड़ी है यार, मतलब गुरु के साथ धोखा करना है तो ये गलत है। मुंह पे कुछ और, पीछे कुछ और, परफॉर्म कुछ और, ये धोखा है, लिटरली पाप है। अब आप मानो या नहीं मानो, इस बात पे फैसले होंगे बहुत सारे बच्चे मेरे पास, पर बताओ ये पाप हो रहा है और उसके रिजल्ट मिलते हैं कि मेरे ख्याल से उधर मिशन वाली बेच भी भले सामने सामने होते नहीं अपन, पर तुम लोगों की शायद चलती रहती होगी अलग पर्सन, व्हाट्सएप पे चलता रहता होगा कुछ ना कुछ। तो क्या आप लोगों के कमेंट्स तो आते ही नहीं करेंगे ड्यूरिंग द लेक्चर मिशन वाले में? तो यानी चलते तो उसमें भी चल रहा है ऐसी मस्ती, सामने नहीं बैठे हो, व्हाट्सएप पे चल रहा होगा। कमेंट्स मैंने देखे नहीं, सुनी नहीं। और पता सब है, सब जानते हो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर बोलोगे नहीं अभी। नहीं सर, सॉरी सर। अरे क्लियर बोल के अच्छा बच्चा वो होता है कि ऑन द स्पॉट सारी बातें क्लियर बोल, सर ऐसा था इसलिए ऐसा कर रहा है, वो होता है डाउन टू अर्थ बच्चा। ऐसे चला क्यों नहीं करता? अरे जानते थे, सॉरी। अभी तक नहीं बोल पा रहे हो कि क्यों कर रहे थे? कर रहा था तो फिर क्या? आप यूं मत बोलो कि आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे उसके साथ। नहीं सर, मैं नोट तो था, फिर बैठा था तो मजाक बन गया इस साल पैसे। इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो इट इज नथिंग, एनर्जी अपॉन टाइम क्या है? पावर ही होता है ना, पावर अपॉन एरिया। इस फॉर्म में रहेगा ही। तो इसका मतलब फॉर अ गिवन इंटेंसिटी पावर विल रिमेन proportional to area. Power will remain, but intensity remain inversely proportional to area.
तो वहां पर उन दोनों स्लिट्स का उस कॉलम में इसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दी है R1, इसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दी है R2। तो पहले मुझे बता दो R1 से इसका एरिया कितना निकल रहा है, बताओ जरा A1 जो भी उन्होंने दिया रेडियस। डायरेक्ट पावर निकालेंगे तो 10 to the power -5। नहीं पावर निकले एरिया से रेशियो निकलेगा तभी अपन बांट पाएंगे। एरिया से रेशियो कितना मिलेगा इंटेंसिटी? हाँ आ जाएगा ना, तो वो आया IA/IB = 4। नहीं मुझे सिर्फ एरिया के अलग अलग वैल्यू तो बता दो। 5 × 10 to the power -6। 5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर और A2 4 × 5 5 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यानी A1 to A2 is 1:4, A1 to A2 is 1:4। और चल पे तो इसका मतलब I2 to I1 will be, नहीं मैंने I2 to I1 बताया, 1/4 ही रहेगा। तो इसका मतलब I1 is 4I2, यानी यहाँ पर अगर मैं इंटेंसिटी का नाम I रख लूं तो यहाँ पर 4I हो जाएगी। अब उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ से जो पावर बाहर आएगी उसका कुछ परसेंटेज शायद मिल रहा है, ऐसा कुछ था। हाँ आखिरी में लिखा है assume that 10% of the power received by each aperture goes in the original direction and is brought to the focal spot। तो यानी इसका 10% ही अपने को बाहर लाना है। तो पहले ये पावर है कितना उसको निकालने का डाटा दिया है। मतलब वो इंटेंसिटी शुरू में देखो दी ना I1 = 10/5। अरे अपन जिस चीज को I0 लिखते आए थे अब तक इस कॉलम उन्होंने क्या लिखा उसको I0, तो 10/5 फॉर्म में दे रखी है। ठीक है, तो अब उसकी दोनों इंटेंसिटी बनाओ, 10% बार निकाल के बाहर लाओ और फॉर्मूला कौन सा लगाओगे अब की बार, ये वाला नहीं लग पाएगा क्योंकि इक्वल इंटेंसिटी नहीं है। तो अब की बार कौन सा लगाना पड़ेगा, I1 + I2 + 2√I1 I2 cos phi। पाई की वैल्यू निकालो पहले, किसी एक के सामने स्टिक रखी थी, ऐसा है ना। तो पहले फाई निकालना पड़ेगा, तो फाई का तो ठीक है, अरे ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा फाई का। तो पहले फाई बताओ कितना आएगा, 2π/λ into mu - 1 into t। तो कितना हो जाएगा ये, λ 6000 एक्स्ट्रा में और t का है वो भी एक्स्ट्रा में और ये 1.5, तो यानी 1/2 into 2000, तो यानी π/2, तो यानी cos 60 1/2, तो ये तो कट गया। तो यानी आंसर रह जाएगा सिर्फ I1 + I2 + √I1 I2 नहीं चल पे। और एक I है एक 4I है, तो यानी कितना हो जाएगा, I + 4I 5 + 2 7I। चल पे बार जो I है वो कितनी है, इंसिडेंट की 10%, इंसिडेंट की 10%, तो यानी क्या बनेगा ये इसका 7 into 70I = I। एक मिनट, ये इंटेंसिटी आई थी ना पावर और हमें कॉलम में निकालना क्या था, पावर कैलकुलेट द पावर रिसीव्ड बाय द फोकल स्पॉट। तो एरिया का वो एरिया का फैक्टर 10 to the power -3 का जा रहा है। सुनो ना, मतलब ये कॉलम अपने को पहले पावर के लिए करनी थी। अरे यार मैं इंटेंसिटी के लिए क्यों कर दिया, सॉरी। इसको पावर के लिए कन्वर्ट करो ना पहले। ऐसा करो ना, इसको I0 ही लिखा रहने देते हैं, तो यहाँ पे जो पावर आएगी बाहर वो कितनी होगी, 10 to the power -5।
P1 इज इक्वल टू, नहीं आई नॉट के मल्टीपल में बोलो, पाई इंटू 10⁻⁻6 इंटू आई नॉट, अरे P इज I इंटू A, समझ में? यहाँ से पावर कितनी बाहर आएगी? 4 पाई इंटू 10⁻⁻6 इंटू आई। इसका नाम P रखूं तो इसका नाम 4P हो जाएगा, अरे होगा। तो फिर पावर के साथ एक फॉर्मूला लगा दो आप, यानी यहाँ पर सब जगह में क्या लिख दो? क्योंकि जिस स्पॉट पे मिला है, मतलब जिस स्पॉट पे स्क्रीन पे मिला है उस स्पॉट का एरिया तो एक ही है ना, कांस्टेंट। समझ में? सेम फॉर्मेट पावर के लिए भी चलेगा, तो सेम फॉर्मेट पावर में अगर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस 2P1 P2 cos फाइ। तो cos फाइ तो 2 से कट गया था, ये रूट में था, 2 रूट आएगा P1 P2, तो कितना हो जाएगा ये? 7P। अब P की वैल्यू क्या है? पाई इंटू 10⁻⁻6 और 10/5 नहीं, इसका भी 10% करना है ना अपने को बाहर आने वाला, तो इसका 10% मतलब 1/10, तो यानी 10/पाई इंटू 1/10, तो ये 10 जाएगा, पाई जाएगा, तो यानी कितना बनेगा? 7 इंटू 10⁻⁻6 वाट। अरे पहले पढ़िए 7P वाट, 7P का वैल्यू, 7P का वैल्यू 7P इज इक्वल टू 7 इंटू ना, तो 7 काट जाएगा, वो टोटल पावर आया जो। अरे क्या कर रहे हो? मैंने बस इसमें P रखा, P की वैल्यू रख के सॉल्व किया नहीं है। अरे इसका नाम P रखा था ना, उसका ध्यान नहीं है। अरे P रख के सॉल्व किया नहीं पूरा, तो 7 इंटू 10⁻⁻6 वाट। देखो आंसर, आंसर देखो ना, आंसर नहीं एनवीटी, हाँ एनवीटी में वो माइक्रो वाट में आंसर देना है, तो 7 इज आंसर। एक्चुअली उनके बुक में माइक्रो वाट का निकाला था, डायरेक्ट क्योंकि एरिया तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, जहाँ से जिस जगह से इंटेंसिटी निकल रही है वो पावर का अलग है ना, सुपरपोजिशन वाला स्पॉट अलग है। तो जहाँ सुपरपोजिशन हुआ वहां पर ये रखा। हाँ बोल सर, जो वो P का फॉर्मूला आया वो डायरेक्टली कैसा आया? डायरेक्टली नहीं आया, ये कैसा आया? यहाँ पर इसके एरिया को I0 से मल्टीप्लाई, वो नहीं, वो P1 प्लस P2 चाहिए। अरे वो इंटेंसिटी के फॉर्मेट का है। इस P से P1 यहाँ पर पावर पहुंची, तो एरिया वो यहाँ पर P2 पावर पहुंची, एक ही जगह के एरिया से है, तो सब में एरिया की टर्म क्या आ जाएगी? कॉमन आकर कट जाएगी। अच्छा लिख के बोलोगे बच्चे? नहीं सर, वो मुझे लगा था कि एरिया नहीं, जहाँ सुपरपोजिशन हुआ है उस एरिया पे सबको और होगा कंफ्यूजन। लिखोगे बराबर, फॉर्मूला तो एक ही है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइ, पर हमने क्या लिखा? यहाँ पर P1 इंटू एरिया उस जगह का मान लिया A, प्लस P2 इंटू A प्लस 2 रूट P1 इंटू A P2 इंटू A इंटू cos फाइ, और इक्वल टू में रिजल्ट इंटेंसिटी को क्या लिख दिया? P इंटू A, तो वो A वाली टर्म सब में से कट जाती है, तो वही फॉर्मूला काय के लिए बन जाता है? पावर के लिए। नहीं आया? अब सब लोगों को, कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन होगा, नहीं सर एरिया तो अलग लगता, अरे वो तो वहां से निकलने वाली पावर अलग लगती है, जिस जगह सुपरपोज हुई है वो स्पॉट एक ही, उस जगह के एरिया पे बात करते हैं, कितनी एनर्जी इंसिडेंट। नहीं आया? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम इधर होना चाहिए था तुम्हारी मॉडल में? ऐसे वहां बहुत सारे हुए थे आज, लोगों ने निकाले थे डाउट, दे रहे ना उनकी एक्सरसाइज में फोटो ये सब।
थोड़े फोटोज बताता हूँ। तो दोनों स्लिट में से जाने वाली इंटेंसिटी तो सेम रहेगी। हाँ, पर उस एरिया से बाहर आने वाली इंटेंसिटी चेंज हो गई, एरिया चेंज हो गया। देखो ये वाले पेज की भी प्रॉब्लम तुम्हारी बुक में नहीं है क्या? अभी जो फोटो भेजा, अभी तक आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं कि उसको बाहर नहीं निकालना था, निकालना आप लोगों को, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम है, वो नहीं कर सकता, शायद हो सकता है उसे कुछ प्रॉब्लम हो उसको, नहीं तो वो भी कांस्टेंट बेवजह था नहीं हंसता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, और उसकी वो प्रॉब्लम के बारे में तुम लोगों को तो पता होगा दोस्तों, तो तुम कैसे इन्वॉल्व हो जाते हो? अरे छोड़ो, सेम ही क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर किया था ना बंदा, कितना 6000 था ना यहाँ लेमड़ा, बस 6000 की जगह क्या 6933, तो क्या आएगा आंसर मेरा? क्योंकि डाटा भी सब सेम है ना। अरे इंटेंसिटी 3-4 थी हुई ना यहाँ पे भी, तो यही आएगा सब, बस यहाँ पर 2311 है 2000 6000, हाँ 6933 लिखना, 2000 into 10 minus 2311। हाँ छोड़ो छोड़ो ठीक है, पर ये उधर से जरा ये फोटो ले लेना, अच्छे क्वेश्चन थे वहाँ पर उस मॉडल में, पर जहाँ तक मेरा नॉलेज है जितने भी मेंस की मॉडल में क्वेश्चन होते हैं वो सब आपकी मॉडल में भी होते हैं। तो बाय फॉल्ट हट गए होंगे वो, खैर चलो अभी कौन से केस नंबर पे है? 7 हो गया। चलो केस नंबर 8, केस नंबर 8 क्या बनने वाला, बना लिया क्या फॉर्मूला n1 लेमड़ा 1 इक्वल टू n2 लेमड़ा 2। देखो केस नंबर 8 क्या है, तो number of appearing fringes in the given segment, number of appearing fringes in the given segment of the screen
in the given segment of the screen for a given wavelength of light, used in YDAC. तो भाई अगर YDAC में एक पर्टिकुलर सेगमेंट में नंबर ऑफ अपीयरिंग फ्रिंजेस मतलब कौन सी? ब्राइट फ्रिंजेस जो दिखेंगी। तो अपीयरिंग फ्रिंजेस के नंबर पे अगर बात चल रही है तो ब्राइट फ्रिंजेस का अपना गिवन सेगमेंट का फॉर्मूला था y = n लैम्डा d/d। अगर एक ही सेटअप है तो कैपिटल D कांस्टेंट, स्मॉल d भी कांस्टेंट, और दोनों और पर्टिकुलर लाइट के साथ एक पर्टिकुलर सेगमेंट में पूछ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन कैसा होता है कि बोला 5000 एंगस्ट्रॉम की जब लाइट यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में 20 फ्रिंजेस बनती है, अपीयर होती है। तो बताओ 7000 एंगस्ट्रॉम की लाइट यूज करेंगे तो कितनी फ्रिंजेस अपीयर होगी उसी सेगमेंट। क्वेश्चन सुना गया? तो यानी अगर दोनों टाइम पे सेगमेंट सेम है तो ये भी क्या हो गया? कांस्टेंट। यानी इस तरह की प्रॉब्लम के लिए फंडा क्या हो गया? n लैम्डा विल रिमेन। तो इसका मतलब n1 लैम्डा 1 विल बी इक्वल टू, इस तरह के प्रॉब्लम यहां से सॉल्व हो जाएंगी। n1 दिया है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 n2 निकालना। नहीं आया क्या ले क्वेश्चन वाइज दिखाऊंगे इसको। क्लियर? इन द पर्टिकुलर सेगमेंट नंबर ऑफ अपीयरिंग फ्रिंजेस। चलो केस नंबर 9। केस नंबर 9 में ले लो oblique incident rays at the slits in YDAC. Oblique incident rays at the slits in YDAC. भाई अभी तक YDAC हम सीधा सच्चा कर रहे थे, ऐसा कि जो भी पार्ट डिफरेंस हम बाद में बना रहे थे और एक जनरल पॉइंट लेकर ऐसा पार्ट डिफरेंस बनाया ना। मान के चल रहे थे कि S1 और S2 के पहले तो सारी रेस पैरेलल आई होगी, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं रहा होगा। पर अगर पैरेलल ना लाके ऑब्लिकली ले आए, मतलब यहाँ पर भी ऑब्लिकली रेस गिरी और जब इस पे भी ऑब्लिकली आई और आपको प्रॉब्लम में ये ऑब्लिक एंगल दे रखा है कि लेट से कितने एंगल पर आई? अल्फा। तो अब स्लिट से पहुंचने से पहले भी एक पार्ट डिफरेंस बन जाएगा। तो पार्ट डिफरेंस निकालने का एक तरीका जो अपन ने यहाँ सीखा था कि ये एंगल थीटा है तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके थीटा यहाँ शिफ्ट हो गया था। तो इस तरफ का पार्ट डिफरेंस यह आया था डेल्टा एक्स, इसका नाम रख लो अब की बार 2। ऐसे यहाँ पे भी कर दो, एक परपेंडिकुलर यहाँ से गिरा दूं तो इसके पहले तक का पाथ क्या है? तो सेम। तो डिफरेंस ये वाला कहलाएगा ना, तो इसका नाम रख देते डेल्टा x1। फिर अल्फा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना, तो यानी डेल्टा x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? d sin अल्फा। डेल्टा x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? d sin थीटा। बोलो कौन सी रे में बड़ा पाथ है, ऊपर वाले की नीचे वाली? यानी अल्टीमेटली नेट पाथ डिफरेंस जो होगा नीचे वाले में ही ना दोनों, तो ऐड होंगे। तो यानी इट विल बी d sin थीटा प्लस, फिर वही कहानी इसके बाद वापस ब्राइट फ्रिंजेस करनी हो तो दिस इज इक्वल टू n लैम्डा
डार्क फ्रिंजेस करनी हो तो दिस इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अच्छा बस इसको 9th का पार्ट ए कर देना। पार्ट ए में हेडिंग क्या डाल दोगे? ऑब्लिक फ्रॉम अबव। यही न्यूमेरिकल ऑब्लिक फ्रॉम बिलो से भी आ सकता है। तो इसका क्या फर्क पड़ जाएगा तो बता दो। अगर कुछ इस प्रकार से लाइन रहेगी इस बार, ऊपर से ना ऑब्लिक होके नीचे से ऑब्लिक हो, तो परपेंडिकुलर इधर गिरेगा, तो डेल्टा x1 इधर होगा फिर, और इधर का परपेंडिकुलर इधर गिरेगा तो डेल्टा x2 इधर होगा फिर। तो यहाँ प्लस की जगह अब किसमें से किसको माइनस करना है वो अपन डिसाइड कर सकते हैं पहले से। न्यूमेरिकल के वैल्यू के हिसाब से पता चलेगा भाई कौन बड़ा कौन छोटा। आप प्रॉब्लम में देखना डी साइन अल्फा की वैल्यू बड़ी है कि डी साइन थीटा की, वो तो दिख जाएगा। अगर इफ अल्फा इज ग्रेटर थीटा तो डेल्टा एक्स को क्या लिख दोगे? डी इंटू साइन अल्फा माइनस, और फिर वही कहानी अलग अलग ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज, सारी इक्वेशन आ जाएंगे। तुम्हारी मॉडल में अभी मैं देख रहा था तभी उसमें प्रॉब्लम था ना इस टाइप का, फिर शिंगी सीरीज। नंबर 10 में लिखो क्या
number 10. If the screen is tilted by angle alpha. If the screen is tilted by angle alpha. अरे रे ऑप्टिक्स का कल का आपका सही पूरा तैयारी है कि आज और कल करने वाले थे, जैसा हर क्लास में कर बच्चे छुट्टी मारे हैं, ऐसा तो नहीं है? 3 महीने तक आराम से पढ़ा है ना? क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए ऑप्टिक्स का कोई सारी। स्क्रीन पहले ऐसी रखी थी, वो टिल्ट हो गई अल्फा एंगल। तो जो पॉइंट पी अपन यहाँ लिया करते थे वो उधर हो गया, वो तो ऐसा होगा। तो ये y होगा, तो ये कितना हो जाएगा? y sin अल्फा। ये पूरा t है, तो अब ये डिस्टेंस t डैश कितना हो जाएगा? y माइनस d माइनस y sin अल्फा। तो इसका मतलब पाथ डिफरेंस जो हम पहले लिखा करते थे y d बाय d, वो d क्या होगा? d माइनस y sin अल्फा, ऐसा बनेगा। तो फिर फॉर ब्राइट फ्रिंजेस करने गया, अपीयरिंग फ्रिंजेस का क्वेश्चन, तो y d अपॉन d माइनस y sin अल्फा शुड बी इक्वल टू, यानी y d इक्वल टू n लैम्डा d माइनस n lambda sin alpha, यानी y will be equal to n lambda d upon d plus n lambda sin। तो ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस फिर यहाँ से निकलेगा y, तो ध्यान रखना n वही 0 से स्टार्ट होगा, तो y पहला तो 0 ही होगा बेबी, अरे होगा। फिर 1 2 3 से रख के, तो n ऊपर भी n नीचे भी रखते जाएंगे, अल्फा की वैल्यू जो प्रॉब्लम में दी होगी वो पुट करके सॉल्व कर देंगे, तो एम्पियरिक फ्रिंजेस का डिस्टेंस आ जाएगा। अगर डार्क फ्रिंजेस का फर्स्ट क्वेश्चन आया तो डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन डाल देना y d अपॉन d माइनस y sin अल्फा इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाय 2। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, y के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, लिख दो। तीन टेस्ट पेपर डाल रहा हूँ जो तुम्हारे कल के टॉपिक है। क्या क्या है? रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और रोटेशन और रिजल्ट। ठीक है, चारों के डालता हूँ। बेस लेवल के चलो, आया?
हो सके तो टाइम लिमिट में करो, फटाफट कर लो। तो अपने तो कम से कम पहले रे ऑफ इसका पहले देना टाइम लिमिट में करते हैं, बाकी जैसा रे ऑफ इसका मिलेगा।